फिजियो स्टार्ट की थी उसमें हमने स्टमक का डिस्कस कर लिया था कि स्टमक में कौन कौन से सेल्स होते हैं। अब हमने इंटेस्टाइन की बात करनी है, और ऐसे मतलब क्या ये है कि हम आसान तरीके से समझेंगे ताकि आपको समझ आती सारी, फिर क्वेश्चन कैसे कैसे आते हैं वो भी पढ़ेंगे। अच्छा, अब ये देखा कि सबसे पहले ये बात है कि हमारे पास ये स्टमक, ठीक है, स्टमक के बाद आता है मेरे पास क्या, ड्यूडिनम, ठीक हो गया, और हमारे पास आती है जिसे हम स्मॉल इंटेस्टाइन कहते हैं, और उसके बाद हमारे पास ये साइड पे पड़ी है ब्लड वेसल, ठीक है, जहां से हमारे पास सेल्स ने जाना है वो मैंने बनाई है। उसके बाद मैंने स्टमक के पीछे यहाँ सेल्स बनाए हैं, ये मैंने बनाया है चीफ सेल, ठीक हो गया, और ये मैंने बनाया है पेरिटल सेल, ठीक हो गया। अच्छा, हमने बात की थी कि हमारे पास जो पेरिटल सेल्स होता है इसका काम होता है HCl को रिलीज करना। चीफ सेल की हमने बात करी थी, इसका काम होता है आपके पेप्सिन को रिलीज करवाना, ठीक हो गया। अच्छा, उसके बाद हम बात करते हैं, और हमारे पास एक थी हमारे पास जी सेल जिसे हमने कहा था गैस्ट्रिन को रिलीज करवाना। अब हमने बेसिकली स्टमक को नहीं, अब हमने पढ़ना इंटेस्टाइन को। सबसे पहले तो आपको ये बताऊं कि होता ये है कि स्टमक से ना एक हमारे पास स्फिंक्टर जाता है, ठीक है, जिसे हम एक इलेक्ट्रिक वेव कहते हैं, या हम इसको पेरिस्टाल्टिक वेव भी कहते हैं, ठीक है। वो करता क्या है, वो हमारे पास यहां से एक पेरिस्टाल्टिक वेव जाता है जो कि ऐसे इंटेस्टाइन में जाता है, जिसकी वजह से जो हमारा फूड है जिसे हम काइम कहते हैं वो यहां से ट्रांसफर होके इंटेस्टाइन में चला जाता है थ्रू पाइलोरिक स्फिंक्टर। हम दोबारा पार्ट्स की बात करते हैं कि हमारे पास पार्ट था, ये था हमारे पास कार्डिया, ठीक है, ये था हमारे पास फंडस, ठीक है, ये था हमारे पास बॉडी, ये हम कॉर्पस कह रहे थे, ये था हमारे पास एंटरम, और ये था हमारे पास पाइलोरस, ठीक है। अब आप लोगों ने इसको जरा इजी वे से समझना ताकि समझ आते। अब हम बात करते हैं कि हमारे पास ये जो सेल्स मैंने बनाया ना ये कौन कौन से हैं, ठीक हो गया। अच्छा, अब सबसे पहले ये याद रखना कि हमारे पास जो है ना काइम, काइम बेसिकली होता ही है कि हमारे पास फूड मटेरियल एसिड की फॉर्म में यानी डाइजेस्ट होके आगे जा रहा है काइम। अब फॉर एग्जांपल मैं ये कहता हूं कि 30 मिलीलीटर, क्या 30 मिलीलीटर ऑफ फूड जो है ना वो स्टमक से स्मॉल इंटेस्टाइन में जा रहा है, ठीक है। अब इसमें होता क्या है, इसमें हमारे पास सिर्फ और सिर्फ 3 मिलीलीटर ऑफ जो फूड है ना वो आगे जाता है, यानी 3 मिलीलीटर ऑफ काइम आगे जाता है, बाकी सारा का सारा जो है ना वो वापस चला जाता है स्टमक में 27 मिलीलीटर। फिर वो दोबारा डाइजेस्ट होके दोबारा हमारे पास उससे सारे सेल से अकुमुलेट करवा के दोबारा काइम बन के फिर आगे 3 मिलीलीटर और जाता है, फिर वापस जाता है, फिर 3 मिलीलीटर और जाता है। यानी इस तरह स्टमक की डाइजेशन होती है, एकदम से नहीं हो जाती कि आपने एकदम से खाना खाया है, ठीक है, और एकदम से आगे चला जाता है। जब हमें डकार आता है ना उसका मतलब ये होता है कि हमारे पास जितना भी ये 3 मिलीलीटर ऑफ फूड है ना वो आगे चला गया है। इसका हरगज मतलब ये नहीं है कि आपने सारा का सारा, अगर 27 मिलीलीटर था तो 27 मिलीलीटर ऑफ फूड सारा का सारा इधर चला गया। इसका मतलब ये होता है कि कुछ मटेरियल ऑफ फूड जो है ना वो ड्यूडिनम में पास आउट कर गया, ठीक हो गया। अच्छा, अब होता यह है कि यहाँ हमारे पास होते हैं कुछ सेल्स, जैसे ही हम ड्यूडिनम में आते हैं ये होते हैं सेल जिनका काम होता है हमारे पास आगे स्टिमुलेशन करवाना, जैसे हमारे पास स्टमक में होता था, ठीक हो गया। अच्छा, अब मैं कहता हूं कि ये जो हमारे पास पहला सेल होता है ना, पहला सेल, इसका नाम है जी सेल, लेकिन ये हमारे पास जी सेल्स हैं ऑफ ड्यूडिनम का, स्टमक का नहीं, ठीक हो गया। अच्छा, अब मैं कहता हूं कि कुछ हमारे पास यहां से स्टमक से इंटेस्टाइन में क्या क्या चीजें आई हैं, कुछ आए हैं पेप्टोन्स। अब पेप्टोन्स क्या होते हैं, पेप्टोन्स होते हैं कुछ डाइजेस्टेड प्रोटीन, ठीक है। जब हमने स्टमक में भी पढ़ा था ना, हमने तभी एक बात पढ़ी थी कि जी सेल जो होता है ना वो कुछ अनडाइजेस्टेड जो प्रोटीन होती है ना, या पार्शियली डाइजेस्टेड प्रोटीन होती है ना, वो आके जी सेल्स पे लगती है। ऐसे ही इधर होता है, होता यह है कि हमारे पास कुछ जो पेप्टोन्स के मोलिक्यूल्स होते हैं ना वो स्टमक से जब इंटेस्टाइन में आ रहे होते हैं, तो ये जो पेप्टोन्स होता है ये इस जी सेल्स को स्टिमुलेट करवाता है, जी सेल्स को बताता है कि मेरे पास पेप्टोन आ गया। जी सेल जब स्टिमुलेट हो जाते हैं तो जी सेल्स क्या करते हैं, जी सेल्स यहां से हमारे पास जो है ना वो रिलीज करते हैं गैस्ट्रिन। जी सेल, ये ड्यूडिनम की बात कर रहा हूं, ये मैं इसकी बात नहीं कर रहा, दोबारा सुना, मैंने कहा यहां से पेप्टिन आया, पेप्टिन हमारे पास ड्यूडिनम से इसको स्टिमुलेट किया जी सेल्स को, जी सेल्स ने रिलीज किया गैस्ट्रिन। अब ये जो गैस्ट्रिन था ये इस ब्लड वेसल के पास गया, जाके जाके इस पेरिटल सेल्स को उसने स्टिमुलेट कर दिया। देख रहे हुआ क्या, हुआ ये कि जो हमारे पास इंटेस्टाइनल जी सेल्स थे उसने भी गैस्ट्रिन को रिलीज किया, और गैस्ट्रिन यहीं से भी ब्लड वेसल में गया और उसने जाके पेरिटल सेल को स्टिमुलेट करवा दिया। फिर पेरिटल सेल्स ने आगे करना क्या था, हमें पता है पेरिटल सेल्स ने आगे HCl को रिलीज करवाना था। यानी इस तरह जो हमारे पास इंटेस्टाइनल जी सेल्स हैं वो भी जाके पेरिटल से HCl को रिलीज करवाता होता है। पहली बात आ गई है, ठीक है। पहले थे हमने बात करी जी सेल्स की। अब सेकंड हमारे पास सेल्स होते हैं, उसका नाम होता है एस सेल्स, ठीक हो गया। अच्छा, अब एस सेल्स में क्या होता है, हमारे पास कुछ फैटी एसिड, जो हमारे पास कुछ फैटी मोलिक्यूल्स, ठीक है, स्टमक से जब ड्यूडिनम में आ रहे होते हैं ना, मैं कहता हूं कि हमारे पास कुछ है फैटी एसिड के मोलिक्यूल्स, ठीक हो गया, और साथ मैं कहता हूं कि हमारे पास कुछ है एसिडिक मोलिक्यूल। जब ये हमारे पास आती हैं चीजें तो ये करती क्या है, ये हमारे पास इस एस सेल्स को स्टिमुलेट करवाती हैं। जब ये इस एस सेल्स को स्टिमुलेट करवाती हैं तो एस सेल सेक्रेटिन रिलीज करता है,
दोबारा सुनना, जी सेल्स ने गैस्ट्रिन रिलीज किया, गैस्ट्रिन ने जाके पेरिटल सेल्स को स्टिमुलेट करवा दिया, ठीक है। एस सेल्स ने क्या किया, सेक्रेटिन को रिलीज किया, सेक्रेटिन जाएगा और जाके इस चीफ सेल्स को स्टिमुलेट करेगा, और चीफ सेल्स का काम क्या था, ये आपके वेसिकल्स को रिलीज करवा के पेप्सिनोजन बनाता था, और पेप्सिनोजन आगे पेप्सिन में चेंज होता था। ठीक हो गया, ये बात हमने पढ़ ली अभी दो की, पहले मैंने कहा जी सेल्स की, सेकंड हमने बात पढ़ी एस सेल्स की। ठीक हो गया। थर्ड हमारे पास यहां सेल आते हैं एंडोक्राइन सेल, स्टिमुलेट करवाता है। देखो, जो हमारे पास H+ था, एसिडिक था, ठीक है, और ये फैटी एसिड था, इन्होंने क्या किया, इन दोनों ने स्टिमुलेट किया एस सेल्स को। ठीक हो गया। अब एस सेल्स ने क्या किया, एस सेल्स ने आगे हमारे पास सेक्रेटिन रिलीज किया, और सेक्रेटिन ने आगे हमारे पास गया और इसने जाके जो चीफ सेल्स था उसको जाके स्टिमुलेट किया, और चीफ सेल्स ने आगे से हमारे पास क्या किया, पेप्सिनोजन को रिलीज करवाया। ठीक हो गया। अच्छा, हमारे पास हमने बात करी जी सेल्स की, हमने बात करी एस सेल्स की। अब हमारे पास आते हैं थर्ड सेल, उसका नाम था एंडोक्राइन सेल्स। अब एंडोक्राइन सेल्स का सीन है, हमारे पास इधर भी सेम क्राइटेरिया, क्या हमारे पास कुछ आते हैं एसिडिक मॉलिक्यूल्स, ठीक हो गया, और कुछ आते हैं हमारे पास फैटी एसिड। ये भी क्या करते हैं, ये हमारे पास इस एंडोक्राइन सेल्स को स्टिमुलेट करवाते हैं। ठीक है, दोबारा सुनना, जब हमने कहा कि हमारे पास जो पेप्टोन्स थे ये जी सेल्स को स्टिमुलेट करेंगे, जी सेल गैस्ट्रिन रिलीज करेगा, गैस्ट्रिन जाके इस ब्लड वेसल से जाके स्टिमुलेट में इसके पेरिटल सेल्स को स्टिमुलेट करेगा, पेरिटल सेल आगे से HCl रिलीज कर देगा। ठीक है, सेकंड चीज हमने बात ये करी कि हमारे पास होता है कि हमारे पास कुछ H+ मॉलिक्यूल्स जो फैटी एसिड है वो क्या करते हैं, वो हमारे पास एस सेल्स ऑफ ड्यूडेनम को स्टिमुलेट करते हैं, एस सेल्स आगे से सेक्रेटिन रिलीज करता है, और सेक्रेटिन जाके हमारे पास ये जो हमारे पास थे चीफ सेल उसको स्टिमुलेट करता है, और चीफ सेल्स आगे से वेसिकल्स को निकाल के पेप्सिन को रिलीज करवा देता है। ठीक है, थर्ड हमने बात की कि हमारे पास होता है H+ कुछ एसिडिक मॉलिक्यूल और कुछ फैटी एसिड के मॉलिक्यूल, इसमें कुछ ओलिगोसैकेराइड्स भी आते हैं, लेकिन वो मैं एक अलग सेल्स में बात करूंगा। पहले हमने कहा कुछ होते हैं H+ के, कुछ हमने कहा होते हैं फैटी एसिड के। ये क्या करते हैं, ये हमारे पास एंडोक्राइन सेल्स को हमारे पास स्टिमुलेट करते हैं, फिर एंडोक्राइन सेल्स क्या करते हैं, ये एंडोक्राइन सेल जाते हैं और ये भी जाके इस पेरिटल सेल्स को स्टिमुलेट करवाते हैं। ठीक है, ये एज इट इज खुद जाते हैं और जाके इस पेरिटल सेल्स को स्टिमुलेट करवाते हैं, एंडोक्राइन सेल्स हो गया। ठीक हो गया। उसके बाद आते हैं फोर्थ, पहले हमने पढ़ी जी सेल्स की बात, सेकंड हमने पढ़ी एस सेल्स की बात, थर्ड हमने पढ़ी एंडोक्राइन सेल्स की बात, फोर्थ हम पढ़ते हैं आई सेल्स की बात, आई सेल्स ऑफ ड्यूडेनम। ठीक है, अब आई सेल्स ऑफ ड्यूडेनम क्या करते हैं, यहां भी हमारे पास क्या होता है, यहां हमारे पास कुछ होते हैं ग्लूकोज के मॉलिक्यूल, ठीक है, कुछ होते हैं एसिडिक मॉलिक्यूल, कुछ होते हैं फैटी एसिड के मॉलिक्यूल, कुछ होते हैं ओलिगोसैकेराइड्स। ठीक है, यहां हमारे पास क्या था, सिपेप्टोन्स था, यहां H+ और फैटी एसिड ने किया, यहां भी H+ और फैटी एसिड ने किया, यहां एसिडिक फैटी एसिड ग्लूकोज और ओलिगोसैकेराइड्स ने किया, इन्होंने क्या किया, इन्होंने इस आई सेल्स को स्टिमुलेट किया। ठीक है, आई सेल्स नहीं, जब हमारे पास इन्होंने आई सेल्स को स्टिमुलेट किया, आई सेल्स ने आगे कोलिसाइटोकाइनिन को रिलीज किया। अभी हम कोलिसाइटोकाइनिन की बात नहीं करेंगे, क्योंकि कोलिसाइटोकाइनिन की मैं बात जब ये कंप्लीट करवाऊंगा तब करूंगा, क्योंकि इसका बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट प्ले रोल करता है, ये काफी मैकेनिज्म में एक्ट करवाता है। ठीक हो गया। आई सेल्स हमने कहा, आई सेल्स किसको रिलीज करवाएगा, कोलिसाइटोकाइनिन को। ठीक है, ये भी आगे फंक्शन परफॉर्म करवाता है, वो हम बात करते हैं। ठीक है, अब आई सेल्स के बाद हमारे पास आते हैं और एंडोक्राइन सेल्स। ठीक है, अब ये एंडोक्राइन सेल्स क्या करते हैं, ये जो होती है ना हमारे पास एंडोक्राइन सेल्स, यहां होते हैं कुछ हमारे पास ओलिगोसैकेराइड्स के मॉलिक्यूल। ठीक है, अब ये ओलिगोसैकेराइड्स के मॉलिक्यूल करते हैं, ये हमारे पास इस एंडोक्राइन सेल्स को स्टिमुलेट करते हैं। ये ओलिगोसैकेराइड के जो मॉलिक्यूल है ये एंडोक्राइन सेल्स को रिलीज करते हैं, और एंडोक्राइन सेल्स आगे करते हैं, आगे हमारे पास ये सुनना बात, पेप्टाइड वाई वाई गैमा गैमा या कह लो, या पेप्टाइड वाई वाई कह लो, और इस पेप्टाइड के साथ वो रिलीज करते हैं न्यूरोटॉक्सिन। क्या हुआ, ये जो हमारे पास ओलिगोसैकेराइड्स के मॉलिक्यूल थे, इन्होंने इस एंडोक्राइन सेल्स को स्टिमुलेट किया, और एंडोक्राइन सेल्स ने आगे पेप्टाइड को रिलीज किया और न्यूरोटॉक्सिन को रिलीज किया। ठीक हो गया। अब ये जो हमारे पास पेप्टाइड और न्यूरोटॉक्सिन है ना, ये हमारे पास दोनों इस ब्लड सेल में जाते हैं और इस पेरिटल सेल्स को इनहिबिट करते हैं। समझ आई बात की, ये स्टिमुलेट नहीं करते। कहीं भी बात करो आप पेप्टाइड वाई की या न्यूरोटॉक्सिन की, तो ये जाके आपके पेरिटल सेल्स को इनहिबिट करेंगे। ठीक हो गया। मैं अब पूरा ओवरव्यू देता हूं और वो ऐसे ही देखना। हमने पहली बात पढ़ी कि हमारे पास होते हैं जी सेल्स। ठीक हो गया। अब जी सेल्स को किन्होंने किया था, हमने बात की कि हमारे पास जो जी सेल थे कुछ पेप्टोन्स थे, जिसको हमने कहा पॉलीसैकेराइडिक प्रोटीन्स, इन्होंने क्या किया, इन्होंने इसको हमारे पास स्टिमुलेट किया जी सेल्स को, और जी सेल्स ने आगे किया, आगे जाके पेरिटल गैस्ट्रिन को रिलीज करवा के पेरिटल सेल्स को स्टिमुलेट करवा दिया। पहली बात हमने ये पढ़ी। ठीक है, अब हमने गैस्ट्रिक की बात करा कि हमारे पास और कौन होते हैं, आगे हमारे पास होते हैं एस सेल्स। ठीक है, अब जो एस सेल्स होते हैं वहां हमारे पास कुछ होते हैं एसिडिक मॉलिक्यूल, कुछ होते हैं फैटी एसिड के मॉलिक्यूल। ये हमारे पास इस एस सेल्स को स्टिमुलेट करते हैं, और एस सेल्स आगे से हमारे पास सेक्रेटिन रिलीज करते हैं, और सेक्रेटिन जाके हमारे पास चीफ सेल्स को स्टिमुलेट करवाते हैं। सेकंड चीज हमने
ठीक है। अब इसके बाद हमने कहा कुछ होते हैं एंडोक्राइन सेल्स, हमारे पास फैटी एसिड के मॉलिक्यूल्स हैं, H+ के मॉलिक्यूल्स हैं, ओलिगोसैकेराइड्स हैं, ठीक है, या ग्लूकोज हैं। ये क्या करते हैं, ये हमारे पास स्टिमुलेट करते हैं आपके आई सेल्स को, और आई सेल्स आगे हमारे पास कोलिसाइटोकाइनिन को रिलीज करते हैं। ठीक है। अब उसके बाद हमने कहा कि हमारे पास कुछ होते हैं एसिडिक मॉलिक्यूल, कुछ होते हैं फैटी एसिड के मॉलिक्यूल, ये एंडोक्राइन सेल्स को स्टिमुलेट करते हैं, और एंडोक्राइन सेल्स क्या करते हैं, ये हमारे पास जाके पेरिटल सेल्स को स्टिमुलेट करवाते हैं। ठीक हो गया। और लास्ट में हमने बात की कि हमारे पास कुछ ओलिगोसैकेराइड के मॉलिक्यूल होते हैं, ये एंडोक्राइन सेल को स्टिमुलेट करते हैं, और ये आगे पेप्टाइड वाई को रिलीज करते हैं, और न्यूरोटॉक्सिन को, जो कि जाके पेरिटल सेल्स को इनहिबिट करते हैं। ये थे हमारे पास इंटेस्टाइन में सबसे इजी मेथड था कि आप लोग इजी से याद रख लो कि ये हमारे पास क्या क्या सेल्स और कैसे कैसे फंक्शन परफॉर्म करते हैं। ठीक हो गया। अच्छा, अब हम चलते हैं मेन बात पे जो हमने छोड़ी थी कि हमारे पास कोलिसाइटोकाइनिन जो है ना, वो कहां से रिलीज हो रहा था, आई सेल से। यानी कुछ फैटी एसिड थे, कुछ हमारे पास एसिडिक थे, कुछ ग्लूकोज थी, कुछ ओलिगोसैकेराइड थी। इन्होंने इस आई सेल्स को स्टिमुलेट किया, आई सेल्स ने आगे से कोलिसाइटोकाइनिन को रिलीज किया। अब हम बात करेंगे कि हमारे पास कोलिसाइटोकाइनिन के आगे क्या क्या रोल है। ठीक है। अच्छा, अब मैं सबसे पहले बनाऊंगा, ये है मेरे पास पेंक्रियाज। ठीक है। अब होता ये है कि जो पेंक्रियाज होता है ना, हमने बात की थी कि जो पेंक्रियाज होता है ना, ये आपके सेकंड पार्ट ऑफ ड्यूडेनम में ड्रेन करता है, सेकंड पार्ट ऑफ ड्यूडेनम में ड्रेन करता है। अब होता ये जो ड्रेनेज होता है ना, यहां पे ड्रेन कर रहा है, इसको हम कहते हैं स्फिंक्टर ऑफ ओडी, या स्फिंक्टर ऑफ ओडी। अब ये स्फिंक्टर ऑफ ओडी का मतलब ये है कि जो पेंक्रियाज है, जब ये सेकंड पार्ट ऑफ ड्यूडेनम में ड्रेन कर रहा होता है ना, तो यहाँ पे हमारे पास कुछ ऐसे सेल्स होते हैं जिनका नाम होता है स्फिंक्टर ऑफ ओडी। ये स्फिंक्टर करते हैं कि ये बेसिकली इसको ना क्लोज करके रखते हैं। ठीक है। लेकिन जब हमारे पास कोलिसाइटोकाइनिन रिलीज होता है ना, तो कोलिसाइटोकाइनिन जाके हमारे पास ये जो हमारे पास रिसेप्टर्स होती है ना, इनको रिलैक्स करवा देता है। ये जो स्फिंक्टर्स होती है ना, इनको रिलैक्स कर देता है। जब ये स्फिंक्टर्स रिलैक्स हो जाती है ना, तो यहां से हमारे पास, दोबारा बता देता हूं, हमने बात की कि ये है पेंक्रियाज। ठीक है। और पेंक्रियाज में सेल्स होते हैं एसिनार सेल्स, वो भी हम बात करते हैं कि वो भी क्या काम है। ठीक है। लेकिन अभी मैं सिर्फ बात कर रहा हूं स्फिंक्टर ऑफ ओडी का। हमने कहा कि जहां पे जो पेंक्रियाज है वो ड्यूडेनम में ड्रेन होता है, वहां एक स्फिंक्टर होता है, उसका नाम होता है स्फिंक्टर ऑफ ओडी। ठीक है। इस स्फिंक्टर ऑफ ओडी का काम क्या होता है, ये हमारे पास जो है ना आपस में कंट्रैक्शन या रिलैक्सेशन का काम होता है, ताकि हमारे पास जो होती है ना पेंक्रियाटिक डक्ट, उसने आपके पास ड्यूडेनम में ड्रेन करना होता है। ठीक हो गया। अच्छा, अब हम बात करते हैं कि हमारे पास जो होता है ना कोलिसाइटोकाइनिन, जो कि रिलीज हुआ आई सेल से। तो कोलिसाइटोकाइनिन करता क्या है, ये जाके ये जो हमारे पास है स्फिंक्टर्स, इनको रिलैक्स करवा देता है। जब ये रिलैक्स हो जाएंगे तो इजीली जो हमारे पास पेंक्रियाटिक फ्लूइड होगा, वो इजीली आपके ड्यूडेनम में नहीं आ जाएगा। यही फर्स्ट फंक्शन हमने क्या पढ़ा, कोलिसाइटोकाइनिन का फर्स्ट फंक्शन ये है, ये आपकी पेंक्रियाटिक सेक्रेशन को बढ़ाता है। पहली बात आ गई। ठीक है। अब हम बात करते हैं सेकंड मैं कहता हूं कि हमारे पास ये मैंने बनाई थी एसिनार सेल्स। ठीक है। अब मैं इस एसिनार सेल्स को जरा इस तरह का बनाता हूं। अच्छा, इस एसिनार सेल्स में क्या होता है, यहां हमारे पास होता है पेंक्रियाटिक न्यूक्लियस। ठीक है। ये एसिनार सेल है, एक एसिनार सेल है, इसके अंदर क्या होता है, इसके अंदर होता है पेंक्रियाटिक न्यूक्लियस। ठीक है। इसके अंदर होता है हमारे पास पेंक्रियाटिक लाइपेज, पेंक्रियाटिक न्यूक्लियस, पेंक्रियाटिक अमाइलेज, उसके बाद होता है हमारे पास पेंक्रियाटिक लाइपेज और पेंक्रियाटिक ट्रांसफरेज या ट्रांसमाइनेज। ये हमारे पास होते हैं 4 तरह के मॉलिक्यूल्स, किसके अंदर, हमारे पास ये पेंक्रियाज के एसिनार सेल्स के अंदर। ठीक है। अब होता यह है कि हमारे पास जब कोलिसाइटोकाइनिन रिलीज होता है ना, तो यहां हमारे पास एक ना एसिनार सेल्स के ऊपर रिसेप्टर्स होते हैं कोलिसाइटोकाइनिन के। ठीक है। जब हमारे पास कोलिसाइटोकाइनिन रिलीज होता है, तो कोलिसाइटोकाइनिन जाके इस रिसेप्टर्स को स्टिमुलेट करते हैं। जब ये रिसेप्टर स्टिमुलेट होते हैं, तो ये सारे के सारे जो हमारे पास मॉलिक्यूल्स हैं, ये हमारे पास इस एसिनार सेल से बाहर निकल आते हैं। पहला फंक्शन हमने पढ़ा स्फिंक्टर ऑफ ओडी को रिलैक्स करवाना। ठीक है। सेकंड हमने पढ़ा कि हमारे पास कुछ अंदर मॉलिक्यूल्स होते हैं, उनको एसिनार सेल से बाहर निकालना, किसका काम था, कोलिसाइटोकाइनिन का। ठीक है। हमने ये बात पढ़ ली। ठीक है। अब हम चलते हैं और बात में। अब हमारे पास ना, ये हमारे पास पेंक्रियाज की बात। अब हम चलते हैं, हमारे पास होता है गाल ब्लैडर। हमने अभी कोलिसाइटोकाइनिन के हमने पढ़े 2 फंक्शंस। ठीक है। अब हम चलते हैं गाल ब्लैडर पे। यहां हमारे पास ना गाल ब्लैडर के ऊपर भी हमारे पास रिसेप्टर्स होते हैं कोलिसाइटोकाइनिन के। ठीक है। जी जी बोले। दूसरा फंक्शन ये लिखना है कि हमारे पास ये जो है ना, ये देखो पता क्या, इन दोनों में एक ही चीज आती है, क्या, पेंक्रियाटिक सेक्रेशन को बढ़ाना, दोनों में ये आते हैं। लेकिन अब हमने दोनों का डिफरेंस ये लिया है कि यहां हमारे पास स्फिंक्टर ऑफ ओडी को, यहां ये लिखो, इधर लिखो स्फिंक्टर ऑफ ओडी को रिलैक्स करवाना, इधर लिखो पेंक्रियाटिक सेक्रेशन को बढ़ाना। अच्छा, अब थर्ड बात हमने पढ़ी कि हमारे पास गॉल ब्लैडर के ऊपर रिसेप्टर्स होते हैं कोलिसाइटोकाइनिन के।
ठीक है। अब ये जो कोलिसाइटोकाइनिन के रिसेप्टर्स होते हैं, कोलिसाइटोकाइनिन आके इस रिसेप्टर्स को स्टिमुलेट करवाता है, ठीक है। और ये क्या करता है, ये गॉल ब्लैडर कंट्रैक्ट करता है, ठीक हो गया। गॉल ब्लैडर जब कंट्रैक्ट करता है तो एकदम से कंट्रैक्ट करेगा और एकदम से फिर हमारे पास जो कोमल बाइल डक्ट होगी वो यहां से निकलेगी, ठीक होगा, जिसको हम बाइल डक्ट कहते हैं वो यहां से निकलेगी। यानी गॉल ब्लैडर की जो कंट्रैक्शन करवाना होता है वो भी काम होता है हमारे पास इसका, ठीक हो गया। अच्छा, अब हमने बात की थी कि हमारे पास कोलिसाइटोकाइनिन के कुछ रिसेप्टर्स होते हैं स्टमक के अंदर, ठीक है। अब वो करते क्या, वो आपकी स्टमक की एम्प्टिंग में भी काम करते हैं, यानी जल्दी से जल्दी फूड को डाइजेस्ट करवाने में हेल्प करते हैं, जल्दी से जल्दी HCl प्रोड्यूस होगा, जल्दी से जल्दी हमारे पास रिसेप्टर्स होंगे, ठीक है। ये थे हमारे पास किसका, कोलिसाइटोकाइनिन का फंक्शन। और हमने कहा कोलिसाइटोकाइनिन बनता कहां से है, ये आपका बनता है हमारे पास आई सेल से। और आई सेल्स को कौन स्टिमुलेट करता था, आपका कुछ एसिडिक, कुछ आपका फैटी एसिड, कुछ आपका ओलिगोसेक्राइड और कुछ आपके ग्लूकोज के मॉलिक्यूल। ये थे हमारे पास इंटेस्टाइन की बात, ठीक हो गया। अच्छा, अब हम चलते हैं कि हमारे पास जो है ना बुक में क्या लिखा हुआ है और आप लोगों ने इसमें कैसे करना है। अच्छा, ये देखना हमारे पास है गैस्ट्रिन। आपने देखना है कि हमने बात की थी कि गैस्ट्रिन जो होता है दो जगह पे होता है। आज हमने पढ़ा ड्यूडिनम में भी होता है, ठीक है, यानी जी सेल्स जो होते हैं। कल हमने पढ़ा था कि हमारे पास स्टमक में भी होता है। स्टमक के किस पार्ट में हमने पढ़ा था, एंट्रम पार्ट में, या हमने कहा था पाइलोरिक एंट्रम पार्ट पे, ठीक हो गया। अच्छा, अब हमने की थी कि हमारे पास इसका काम क्या है। इसका काम होता है कि आपकी गैस्ट्रिक H+ को सेक्रेशन करवाना, ठीक है। उसके बाद गैस्ट्रिक म्यूकोसा की ग्रोथ करवाना और गैस्ट्रिक मोटिलिटी बढ़ाना, ये हमारे पास एक गैस्ट्रिक की फंक्शन। अच्छा, अब एक बात, हमारे पास जब हमारे पास ये कब है, जब हमारे पास जो स्टमक है ना वो एसिडिक नहीं रहता, यानी अल्कलाइन हो गया, अब गैस्ट्रिन रिलीज होगा। क्योंकि हमने कहा था गैस्ट्रिन का काम क्या था, जी सेल्स का काम क्या था, जी सेल्स का काम था गैस्ट्रिन को रिलीज करवाना। फिर गैस्ट्रिन करता क्या था, गैस्ट्रिन जाके आपके पेरिटल सेल्स को स्टिमुलेट करता था, आपके चीफ सेल्स को स्टिमुलेट करता था, फिर वहां से पेप्सिन और हमारे पास क्या चीज, HCl को रिलीज करवाता था, ठीक हो गया। वही उसने बात की कि गैस्ट्रिक म्यूकोसा की ग्रोथ को बढ़ाता है, ठीक हो गया। अब हमारे पास जब गैस्ट्रिक म्यूकोसा की ग्रोथ होती है ना, फिर हम इसी वजह से हमारे पास जब हम अब अभी देखो हमारे स्टमक में एसिड है बहुत ज्यादा, लेकिन हमें अभी महसूस नहीं हो रहा। लेकिन जैसे ही हमारे पास जो एसिड है वो रिगर्जिटेट करता है इसोफेगस की तरफ, तो हमें एकदम से ना एक आती है, ठीक है, जैसे एंटी पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट होती है और हमें उल्टी की भी थोड़ी आती है, अर्थात जलन होती है बहुत ज्यादा। फिर हम कहते हैं कि हमारा जो स्टमक है ना उसमें एसिड बहुत ज्यादा हो गया। वो क्या होता है, हमारे पास जो स्टमक है ना, गैस्ट्रिक म्यूकोसा क्या करते हैं, वो आपके स्टमक को अल्कलाइन रखते हैं, ठीक है। यानी स्टमक को इतना एसिडिक होता है लेकिन स्टमक को इतना जो है ना वो मतलब ये है कि डैमेज होने से बचाते हैं, ठीक है। अब यही बात है कि हमारे पास गैस्ट्रिन रिलीज कब होता है, गैस्ट्रिन रिलीज तब होता है जब हमारे पास अल्कलाइन होता है स्टमक, यानी स्टमक के अंदर वो नहीं है, एसिडिक नहीं है, तो फिर गैस्ट्रिन रिलीज होगा। और गैस्ट्रिन जाके फिर एसिड को कैसे प्रोड्यूस करवाएगा, पेरिटल सेल्स में जाके HCl को रिलीज करवाएगा, ठीक है। ये आपकी बात जानी। सेकंड चीज हमने कहा था सोमैटोस्टैटिन, और सोमैटोस्टैटिन की हमने बात की थी कि ये हमारे पास एक इनहिबिशन करवाता है, ठीक हो गया। वैसे ही बात करें गैस्ट्रिक एसिड को कम करवाता है, ठीक हो गया। पेंक्रियाटिक और स्मॉल इंटेस्टाइन के फ्लूइड को कम करवाता है, गॉल ब्लैडर की कंट्रैक्शन को कम करवाता है। ये आप लोगों ने ऐसे ही इधर देख लेने होना, ठीक है। और उसके बाद सोमैटोस्टैटिन, एसिड जब ज्यादा होगा बॉडी में तब बनेगा, ठीक है, क्योंकि जब एसिड ज्यादा होगा तो सोमैटोस्टैटिन क्या करेगा, सोमैटोस्टैटिन आपका गैस्ट्रिन को इनहिबिट कर देगा ताकि जो एसिड है उसको कम कर दे, ठीक है। कोलिसाइटोकाइनिन की बात आ गई। कोलिसाइटोकाइनिन जो होता है वो ड्यूडेनम में बनता है और इसके फंक्शन ये है, गॉल ब्लैडर कंट्रैक्शन करवाना, पैंक्रियाटिक सेक्रेशन करवाना, स्फिंक्टर और डी के रिलैक्सेशन करवाना, ठीक है। उसी तरह ही हमारे पास बाकी है, आप लोगों ने यही चीज में पढ़ लेनी है। अच्छा, एक चीज मैं आपको बता दूं जो मैंने नहीं बताई। अच्छा, ये देखना, होता ये है कि जब हमारे देखो ओलिगोसेक्राइड्स है, ठीक है, इंटेस्टाइन के अंदर जब ओलिगोसेक्राइड का लेवल ज्यादा होता है ना तो ओलिगोसेक्राइड से करते हैं। ओलिगोसेक्राइड हमारे पास इंटेस्टाइन में सेल्स होते हैं, के सेल्स, इसका मैंने आपको नहीं बताया, ये सुन लो। हमारे पास जब ओलिगोसेक्राइड का लेवल ज्यादा होता है ना तो ओलिगोसेक्राइड इंटेस्टाइन में सेल्स होते हैं, के सेल्स। ओलिगोसेक्राइड इस इंटेस्टाइनल के सेल्स को स्टिमुलेट करवाते हैं। इंटेस्टाइनल के सेल्स आगे करते हैं, ये हमारे पास ग्लूकोज इनहिबिटरी पेप्टाइड, या हम कहते हैं ग्लूकोज डिपेंडेंट इंसुलिनटोपिक पेप्टाइड, इसको रिलीज करवाते हैं। जब हमारे पास ये चीज रिलीज होती है तो ये क्या करते हैं, ये आपके पेरिटल सेल्स को इनहिबिट कर देते हैं, और अगर पेरिटल सेल्स इनहिबिट होगा तो HCl को रिलीज नहीं होने देते। ये था हमारे पास इसका फंक्शन। और एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है, ये आप लोगों को इससे दिखाता हूं। यहाँ वो क्वेश्चन पूछता है कि हमारे पास जो ग्लूकोज डिपेंडेंट इंसुलिनटोपिक पेप्टाइड है, ये हमारे पास जो है ना इंसुलिन की रिलीज को ज्यादा करवाता है। दोबारा बता देता हूँ, मैंने ये बात की, एक मिनट मुझे ना बबल फेंकने दो, इससे ना समझ नहीं आनी आपको। अच्छा,
अब ये देखो, मैंने बात की कि हमारे पास होता है, कुछ होते हैं ओलिगोसेक्राइड्स के मॉलिक्यूल, ठीक है। ओलिगोसेक्राइड के मॉलिक्यूल करते क्या है? ओलिगोसेक्राइड के मॉलिक्यूल आपके के सेल्स को स्टिमुलेट करते हैं, और के सेल्स क्या करता है? के सेल्स आगे से हमारे पास इस ग्लूकोज डिपेंडेंट इंसुलिन ट्रोपिक पेप्टाइड को रिलीज करता है। जब हमारे पास ग्लूकोज डिपेंडेंट इंसुलिन ट्रोपिक पेप्टाइड रिलीज होता है, तो ये क्या करता है? ये जाके पेरिटल सेल्स को इनहिबिट कर देता है, और जब पेरिटल सेल्स इनहिबिट हो जाते हैं तो हमारे पास HCl रिलीज नहीं होता। ये था हमारे पास किसका काम? इसका। और यही बात इधर लिखी होगी कि हमारे पास जो होता है ना, आल्सो कॉल्ड गैस्ट्रिक इनहिबिटरी पेप्टाइड, ठीक है, ये बात। और एक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट फंक्शन ये है कि हमारे पास ये वाला होता है, ये आपके इंसुलिन की रिलीज को बढ़ाता है, ठीक हो गया। यानी अगर मैं ये बात करूं कि हमारे पास एक है डायबिटीज मेलाइटिस वाला बंदा, तो इसका मतलब है उसके अंदर ग्लूकोज डिपेंडेंट इंसुलिन ट्रोपिक पेप्टाइड का मसला होगा, हो सकता है, ठीक है। जब हमारे पास इसका मसला होगा, इसका मतलब है इंसुलिन रिलीज नहीं होगी, ठीक होगा। ये बड़ा इंपॉर्टेंट फंक्शन है, इसको मैंने इसलिए स्टार्ट भी लिखा दिया, ठीक है। इसी तरह आपके कुछ फंक्शंस है, ये आप लोगों ने ऐसे ही पढ़ लेने हैं कि हमारे पास इसमें कुछ गैस्ट्रिक एसिड है, इंट्रिंसिक फैक्टर है, ठीक है, ये आप लोगों ने ऐसे ही आपको याद करने पड़ेंगे। अब इंट्रिंसिक फैक्टर विटामिन B12 की हमारे पास जो है ना, वो प्रोडक्शन करवाता होता है, ठीक है, पेटल सेल्स के साथ। उसके बाद गैस्ट्रिक एसिड है हमारे पास, कोई पेप्सिन है और बाइकार्बोनेट है, ये आप लोगों ने ऐसे ही इसकी रीडिंग कर लेनी है, ठीक है। और जो ना समझ आए वो मेरे से पूछ लेना। बाकी मैंने कोशिश की थी कि आपको वो समझ आए। अब आपके जो क्वेश्चन होंगे ना, अगर लेक्चर समझ आया ना, तो क्वेश्चन इजीली कवर होंगे, कोई भी क्वेश्चन रहेगा नहीं। अच्छा, अब हमारे पास आता है उसके बाद हमारे पास आते हैं कुछ पैंक्रियाटिक सेक्रेशंस। अब आप लोगों ने ये देखना है, यहाँ आपको इसमें क्या ये चीजें याद रखनी है। पहली चीज होती है अल्फा अमाइलेज, ठीक है। अल्फा अमाइलेज का काम होता है स्टार्च की डाइजेशन करवाना, ठीक है। अब आता है लाइपेज। लाइपेज का काम होता है फैट की डाइजेशन करवाना। प्रोटीएज का काम होता है प्रोटीन की डाइजेशन करवाना। हमारे पास जो ट्रिप्सिनोजन होता है, ये ट्रिप्सिन में चेंज होता है, ठीक है। और ये भी क्या करता है? ये हमारे पास जो है ना, ट्रिप्सिन में रिलीज होता है, और ये भी आपके जो कुछ मोलिक्यूल्स होते हैं ना, उनको क्लियर करवाता है। यानी फॉर एग्जांपल कुछ प्रोटीन मोलिक्यूल्स हैं, ठीक है, वो नहीं टूटे, अब वो जो ट्रिप्सिन है ना, वो उसको तोड़ देगा। यानी देखो, प्रोटीएज का काम क्या था? प्रोटीएज का काम था जो प्रोटीन के मोलिक्यूल थे ना, उनको तोड़ के डाइजेशन करवाना। लेकिन अगर कुछ प्रोटीन के मोलिक्यूल जो थे वो हमारे पास रह गए हैं, कुछ एंजाइम जो होते हैं वो ब्रेक डाउन होने रह गए हैं, तो भी जो ट्रिप्सिन होगा ना, वो अपना ये वाला फंक्शन परफॉर्म करवा देगा, ठीक है। ये थे हमारे पास इसकी बात। अच्छा, अब हम चलते हैं इस कार्बोहाइड्रेट में, कि कार्बोहाइड्रेट का क्या सीन है। देखिए ना, कार्बोहाइड्रेट की मैं आपको इधर ही बात बताऊं। होता यह है कि हमारे पास ना, जो कार्बोहाइड्रेट पेप्टाइड मॉलिक्यूल, ये एक मेरे पास चैनल है, ये आपके सामने, ठीक है, ये चैनल है। अब ये चैनल है, इसका काम क्या है? इसका काम है जितने भी मोनोसैकेराइड्स है ना, जो हमारे पास सिंगल मॉलिक्यूल ऑफ शुगर है ना, ठीक है, वो हमारे पास इसमें पास आउट हो जाते हैं इजीली। अब वो कैसे होते हैं? उसमें आपके पहले आते हैं कौन से? इसमें आपके आते हैं ग्लूकोज, ठीक है, उसमें आपके आते हैं ग्लैक्टोज, उसमें आपके आते हैं फ्रुक्टोज, ठीक है। अब हमारे पास कुछ चैनल होते हैं सोडियम ग्लूकोज को ट्रांसपोर्टर 1, ठीक है। अब सोडियम ग्लूकोज को ट्रांसपोर्टर 1, ये जो है चैनल, ये हमारे पास जो ग्लूकोज का मॉलिक्यूल है ना, या ग्लैक्टोज का मॉलिक्यूल है, वो इसके थ्रू पास कर जाएगा। यानी फॉर एग्जांपल एक ये चैनल है सोडियम ग्लूकोज को ट्रांसपोर्टर 1, ठीक है, और हमारे पास एक है ये वाला चैनल ग्लूकोज ग्लूट 5 चैनल, ठीक है। अब जो हमारे पास है सोडियम ग्लूकोज ट्रांसपोर्टर हमारे पास 1, यहां से ग्लूकोज और ग्लैक्टोज ये इजीली पास आउट हो जाएंगे, ठीक हो गया। सेकंड नंबर पे हमारे पास ये जो हमारे पास ग्लूट 5 है, यहां से हमारे पास जो फ्रुक्टोज है ना, वो हमारे पास इस चैनल के थ्रू पास आउट हो जाएंगे, ठीक है। अब ये जब दोनों इधर के थ्रू पास आउट हो जाएंगे, तो दोनों क्या करेंगे? यानी ग्लूकोज ग्लैक्टोज और फ्रुक्टोज, ये वापस इस ग्लूट 2 के चैनल से यहां से बाहर निकल जाएंगे। हो ये बेसिकली क्या रहा है? ये ना एक एब्जॉर्प्शन हो रही है, ठीक है। एब्जॉर्प्शन किन की हो रही है? कुछ मोनोसैकेराइड मॉलिक्यूल जो थे ना, देखो ओलिगोसैकेराइड मॉलिक्यूल जो थे ना, वो इजीली टूट गए। किधर टूट गए? हमने बात की जो इंटेस्टाइन को स्टिमुलेट करवाया, ठीक है, वो इजीली इंटेस्टाइन में जाके टूट गए। लेकिन कुछ मोनोसैकेराइड के मॉलिक्यूल थे, वो नहीं टूटे। फिर उनके लिए क्या किया गया? उनके लिए हमने एक चैनल बनाया, ठीक है। अब ये चैनल में क्या हुआ? कुछ ग्लूकोज और ग्लैक्टोज के मॉलिक्यूल थे, वो हमारे पास सोडियम ग्लूकोज को ट्रांसपोर्टर 1 के थ्रू गए, और जो हमारे पास फ्रुक्टोज के मॉलिक्यूल थे, ये हमारे पास इसके थ्रू गए। अब आप इधर पढ़ोगे, एक होता है एक्टिव प्रोसेस, एक होता है पैसिव प्रोसेस। एक्टिव का मतलब ये है कि हमारे पास ये किसी ना किसी एंजाइम की मौजूदगी में है। यानी फॉर एग्जांपल आपको मैं कहता हूं कि हमारे पास ना एक नीचे से जो है ना, नीचे से कोई भी चीज आपने लेके जानी है ऊपर की तरफ, ठीक है। जब आप नीचे से मोटर लगाते हो, वो ऊपर की तरफ उठाती है प्रेशर, ठीक है, उसके लिए आपको प्रेशर देना पड़ रहा है, वो होता है एक्टिव, ठीक है। ये आपने एग्जांपल बड़ी दफा पढ़ी होगी। और पैसिव ये होता है कि आपको किसी भी सहारे की जरूरत नहीं होती। अब होता ये है कि हमारे पास ये जो चैनल है सोडियम ग्लूकोज ट्रांसपोर्टर 1, जिसे हम कह रहे हैं, यहां से आपकी ग्लूकोज और ग्लैक्टोज जा रही है, इस ट्रांसपोर्टर को एनर्जी की जरूरत है। और एनर्जी कौन देता है? ये आपको ये सोडियम पोटेशियम पंप देता है। जब सोडियम पोटेशियम पंप इस सोडियम ग्लूकोज ट्रांसपोर्टर 1 को आपको वो देता है, एनर्जी देता है, तो यहां से फिर ग्लूकोज और ग्लैक्टोज अंदर इजीली चले जाते हैं, ठीक है। लेकिन ये जो फ्रुक्टोज होता है ना, इसको किसी चीज की जरूरत नहीं होती। फ्रुक्टोज खुद ब खुद ही हमारे पास ग्लूट 5 के थ्रू अंदर चला जाता है,
ठीक हो गया। अच्छा, फिर जब ये हमारे पास अंदर चला जाता है तो अंदर इनकी डाइजेशन होती है, एब्जॉर्प्शन होती है, फिर यहाँ से जो एब्जॉर्प्शन है ये वापस ग्लूड 2 के थ्रू ये जो है ना ये आपका वापस आ जाते हैं यहाँ से। ठीक हो गया। इसलिए हम क्या, ये हमारे पास एपिकल मेम्ब्रेन, ये थी हमारे पास बेसोलैटरल मेम्ब्रेन, ये आपको लिखा भी हुआ है। ठीक है, ये आप लोगों ने इसी तरह देख लेना। ये टॉपिक जो है ना सिर्फ आपने जो मैंने बातें बताई हैं यहाँ से रीड कर लेना। ठीक है, ये वही बातें होगी क्योंकि ये इतना पूछता नहीं है। एंटेरोसाइट की मैंने बात इसलिए की, देखो एंटेरोसाइट होते हैं हमारे पास इंटेस्टाइन के सेल्स। ठीक है, ये सब कुछ कहाँ अब्जॉर्ब हो रहा है, इंटेस्टाइन की बात हो रही है ना। यानी देखो स्टमक की हमने बात की, ये सब कुछ इंटेस्टाइन के अंदर अब्जॉर्ब हो रहा है। हमने कहा था जो ओलिगोसेक्राइड के मॉलिक्यूल थे ना, उन्होंने तो क्या किया, वो हमारे पास कौन से सेल थे, आई सेल्स थे, एस सेल्स थे, उनसे टूट गया। लेकिन कुछ मोनोसेक्राइड के मॉलिक्यूल थे, इनके लिए हमारे पास कार्बोहाइड्रेट यानी कार्बोहाइड्रेट की जो अब्जॉर्प्शन थी ना वो कैसे होनी जरूरी थी। फिर हमारे पास इंटेस्टाइन में ये एक सेल पड़ा हुआ था, इंटेस्टाइन में, यानी एंटेरोसाइट है ये एक एंटेरोसाइट बनाया है। इस एंटेरोसाइट के अंदर कैसे उसने क्या शुगर की यानी ओलिगोसेक्राइड मोनोसेक्राइड की कैसी एब्जॉर्प्शन हुई है वो उसने ये बात बताई है। ठीक है, यानी इंटेस्टाइन के सेल्स ही हैं। ठीक है, अच्छा अब उसके बाद अब हमारे पास पैंक्रियाटिक सेक्रेशन भी तो इंटेस्टाइन में हुई ना। हाँ बिल्कुल, पैंक्रियाटिक सेक्रेशन भी पैंक्रियाटिक डक्ट के थ्रू इंटेस्टाइन में होती है। अच्छा, अब हमारे पास आती हैं कुछ बातें इसमें हाँ बिल्कुल ऐसे ही है। अच्छा, अब आप लोगों ने ये देखना है कि हमारे पास जो है ना इलियम, मैं बनाता हूँ एक इलियम का स्ट्रक्चर, ये मेरे पास है एक इलियम की ट्यूब। ठीक है, अब इलियम की ट्यूब में मेरे पास ना कुछ सेल्स होते हैं, वो सुनना। पहले हमारे पास यहाँ सेल्स होते हैं, पहले एपिथेलियम होती है जिसका नाम होता है जर्मिनल एपिथेलियम। ठीक है, ये मैंने एक इलियम का स्ट्रक्चर बनाया। इलियम में मैंने कहा कि हमारे पास एक एपिथेलियम है जिसका नाम है जर्मिनल एपिथेलियम। ठीक हो गया। सेकंड नंबर पे इस इंटेस्टाइनल वाहिद हमारे पास पूरी बॉडी में एक सेल है जहां आपके सेल्स उन्हें हम कहते हैं पेयर पैचेस, यानी इलियम में हमारे पास एक सेल्स प्रेजेंट होते हैं जिसे हम कहते हैं पेयर पैचेस। इस तरह के हमारे पास पेयर पैचेस प्रेजेंट होते हैं किधर, इलियम के अंदर। यानी अभी तक पढ़ा कि हमारे पास इलियम में दो चीजें प्रेजेंट है, एक हमने कहा जर्मिनल एपिथेलियम प्रेजेंट है, सेकंड हमने कहा कि इधर होते हैं हमारे पास पेयर पैचेस प्रेजेंट। ठीक हो गया। थर्ड नंबर पे हमारे पास सेल्स होते हैं, हम कहते हैं एम फोल्ड सेल। इसका बड़ा ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, बताऊंगा। ठीक है, पहली बात आपको मैंने ये बताई कि हमारे पास इधर होते हैं जर्मिनल एपिथेलियम सेल्स। ठीक है, सेकंड नंबर पे हमारे पास होते हैं इधर हमने कहा पेयर पैचेस, और थर्ड नंबर पे हमने ये बात पढ़ी कि हमने कहा इधर होते हैं एम फोल्ड सेल्स। ठीक है, या माइक्रो फोल्ड सेल। अच्छा, अब हमारे पास जो है ना इसके जारी बात है, इसकी जो लेयर होती है, या हमारे पास होता है म्यूकोसल लेयर। ठीक है, और हमारे पास होती है सब म्यूकोसल लेयर। यानी इलियम के अंदर जो दो लेयर्स होती है ना, एक होती है म्यूकोसल लेयर, ठीक है, एक होती है सब म्यूकोसल लेयर। ये दोनों लेयर्स करती क्या, ये दोनों लेयर्स पेयर पैचेस के अंदर होती हैं। ये दोनों लेयर्स करती क्या है इलियम की, ये हमारे पास आईजीए को रिलीज करवाती है। और हमने एक बात पढ़ी है, जो आईजीए है ना, ये लुब्रिकेशन करवाता है, यानी ये फ्लूइड को रिलीज करवाता है। लेकिन ये कैसे करवाता है, जो आईजीए है ना, जहां भी हमारे पास कोई भी एंटीजन अगर इलियम के अंदर एंटर होता है ना, तो उसको जो लुब्रिकेशन के थ्रू किल करवाता है वो आईजीए होता है। और आईजीए बनता किधर है, ये आपके पेयर पैचेस के अंदर म्यूकोसल लेयर और सब म्यूकोसल लेयर होती है, ये आपका आईजीए बनाती है, और आईजीए जितने भी एंटीजन होते हैं उसको किल करवाती है। पहली बात आ गई है। अच्छा, अब हमने पेयर पैचेस की बात की कि पेयर पैचेस में होती है हमारे पास म्यूकोसा और सब म्यूकोसा। अब हम चलते हैं एम फोल्ड में। ठीक है, अब जो हमारे पास एम फोल्ड सेल्स होते हैं ना इस इलियम के अंदर, इनका काम क्या होता है, इनका भी बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। देखना, ये जो एम फोल्ड होते हैं ना, ये भी बेसिकली इसी तरह काम करते हैं जिस तरह पेयर पैचेस करते हैं। यानी हमारे पास जो है ना, ये आईजीए को तो रिलीज नहीं करते, लेकिन एंटीजन के खिलाफ जो है ना वो एक्ट करने में ये बड़ा मेन रोल प्ले करते हैं एम फोल्ड सेल्स। ठीक है, लेकिन होता क्या, मैं आपको बताऊं, हमारे पास एक होता है एंटीजन, एक बैक्टीरिया होता है, हम उसे कहते हैं सोनेरी बैक्टीरिया। अच्छा, इसका नाम, हाँ इसका नाम होता है एक मिनट मुझे देखने दो इसका नाम पूरा। हाँ, इसका नाम होता है शिगेला सोनरी। ठीक है, ये जो हमारे पास है ना शिगेला सोनरी, ये करता क्या है, ये हमारे पास जो है ना ये आपके एम फोल्ड सेल में, यानी ये जो एक बैक्टीरिया होता है, इसके लिए जो एम फोल्ड सेल है ना, ये एक घर है, हाउस है। ये हमारे पास जाके इस एम फोल्ड सेल में बैठ जाता है और यहां जाके फिर रेप्लिकेशन डुप्लीकेशन करवाता है और रेप्लिकेट करवा के अपने और सेल्स बनाता है और इंटेस्टाइनल इलियम को डैमेज करवाता है। मैं अभी इसकी बात जरा दोबारा करने लगा हूं, ये सुनना मेरी बात। ठीक है, अब होता यह है कि हमारे पास जो लोग ज्यादातर पोटैटोज खाते हैं, ठीक है, या ज्यादातर सलाद खाते हैं पोटैटोज का बना हुआ, अब होता क्या है कि हमारे पास ये जो है ना बैक्टीरिया, वो आपके इनमें ज्यादा फैला होता है पोटैटो सलाद में। ठीक है, जिन्हें हम कहते हैं शिगेला सोनरी। इसकी वजह से और भी टाइप होती है हमारे पास, शिगेला फ्लेक्सरी वगैरह, रोनाई वगैरह, लेकिन हम बात करें शिगेला सोनरी।
जो हमारे पास शिगेला सोनरी होता है ये हमारे पास पोटैटो सलाद में फैला होता है। और मैंने कहा कि मैं कहता हूं कि हमारे पास ये थी एक इलियम, एक बंदे ने जो है वो ये खाया, उसकी वजह से जो बैक्टीरिया था ये हमारे पास इस इलियम के अंदर आ गया। जब ये बैक्टीरिया इस इलियम के अंदर आ गया, इसने जाकर इस इलियम के अंदर हमारे पास जो पेयर पैचेस थे, जो हमारे पास एम फोल्ड सेल थे, उसके अंदर जाके बैठ गया, पेयर पैचेस को डैमेज किया, एम फोल्ड सेल में जाके बैठ गया। जब एम फोल्ड सेल में ये जाके बैठ गया, एम फोल्ड सेल में कुछ मैक्रोफेज पड़े होते हैं, ठीक है, क्योंकि सारी बात है, मैंने कहा एम फोल्ड सेल्स का काम क्या है, एंटीजन के खिलाफ लड़ना, और जहां भी आपके एंटीजन के खिलाफ लड़ने में कोई एंटीबॉडी होगी वहां आपकी मैक्रोफेज और हमारे पास न्यूट्रोफिल तो जरूर होंगे, ठीक है। अब मैंने कहा कि हमारे पास यहां पर थे मैक्रोफेज, ये जो हमारे पास बैक्टीरिया था इसने क्या किया, इसने इलियम में जाके एम फोल्ड सेल में बैठा, एम फोल्ड सेल्स के अंदर ना मैक्रोफेज पड़े थे, ये जाके उस मैक्रोफेज के अंदर बैठ गया। जब ये जाके इस मैक्रोफेज के अंदर बैठ गया ना, फिर इसने पूरे के पूरे इलियम में रेप्लिकेट करवाई, और रेप्लिकेशन जैसे ही ये रेप्लिकेशन होना स्टार्ट होगी तो इसने फिर इलियम को डैमेज करवाने लग गया। इस तरह पे जो इलियम होती है वो डैमेज होती है। ये कौन सा बैक्टीरिया करवाता है, शिगेला सोनरी। और इसके लिए एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है कि ये होता किधर है, ये आपके होता है माइक्रोफोल्ड या फिर एम फोल्ड सेल्स के अंदर ज्यादा रेप्लिकेट होता है, और ये इलियम में फैलता है। और ये होता किधर है, ये ज्यादातर आपके पोटैटो सलाद खाने की वजह से आता होता है, ठीक है। ये था हमारे पास इसका टॉपिक। इसमें से नहीं, एम फोल्ड, देखो एम फोल्ड सेल का काम क्या था, इसका काम था एंटीजन के खिलाफ लड़ना, ठीक है। लेकिन हुआ क्या, ये शिगेला सोनरी जो था ना, इसके लिए ये इस पे हावी था, इसने जाके इस पे हावी हो गया। फॉर एग्जांपल मैं कहता हूं कि कोई और बैक्टीरिया है, ठीक है, हमारे पास कोई और बैक्टीरिया इधर आया, एम फोल्ड ने उसके खिलाफ लड़ा और एम फोल्ड ने उसके खिलाफ ये जो मैक्रोफेज थे उन्होंने उन सेल्स को ईट कर लिया। लेकिन ये वाहिद बैक्टीरिया है, ये जाके हमारे पास इसके ऊपर हावी हो गया, जिसने जाके इस सेल्स को जो है ना वो आगे बढ़ने नहीं दिया।